जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दो टॉपिक्स जिन पर हम डिस्कशन करें, जिसमें सबसे पहले रोज़मर्रा रूटीन में तवाज़ुन पैदा करना कितना ज़रूरी है, इस पर बात हो रही है। इसकी अहमियत को उजागर करें और साथ ही साथ ये बैलेंस हम किस तरह से ला सकते हैं, अपनी रूटीन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट का इसमें क्या किरदार है और कितना ज़रूरी है कि जो टाइम टेबल हम बना रहे हैं, जो कि हमारे लिए आइडियल है, उसको कहीं ना कहीं हम फॉलो करना भी सीखें। इसके साथ साथ जब हम तवाज़ुन लाएंगे तो उसके फ़वाइद क्या होंगे, उससे हमें हासिल क्या होगा, हम उस पर भी बात करेंगे, जो कि आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कि अगर हम अपनी रूटीन में बैलेंस लाते हैं, एतदाल पसंदी को अपनाते हैं, तो ना सिर्फ हमारी सेहत अच्छी होगी बल्कि इसके मुस्बत असरात हमारी शख्सियत पर भी पड़ेंगे और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, जिनमें से एक बहुत बड़ा मसला हमारा मौशी मसला है। अगर हम मौशरती सतह पे देखें तो मौशी मसला हल करना हम सब की एक अहम ज़िम्मेदारी है। मौजूदा सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल और आने वाली सिचुएशन हमसे क्या डिमांड करेगी, उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है, उसके लिए कितना प्रिपेयर होना है और किस तरह से प्रिपेयर होना है, इसके हवाले से ही बात करेंगे। स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनमें जी हमारे साथ हैं सनाउल्लाह घुमन साहब, मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब और दाऊद जंजुआ, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड गुफ्तगू करें। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि हम देखते हैं कि आजकल लोग घर पे मौजूद हैं, वर्किंग फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए कितना ज़रूरी है कि जहां हम अपनी डाइट का ख्याल रखें, जहां हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, वहीं पॉस्चर का भी ध्यान रखना है कि हम किस तरह से बैठ रहे हैं, कितनी देर बैठ रहे हैं, फिर हमने बैठने के बाद अपने लिए कितना टाइम निकालना है और किस तरह से उसको बैलेंस करना है। दाऊद, आप अपनी बात को ही मुकम्मल कीजिए प्लीज़। जी, तो बात कर रहा था कि आपकी जो सिटिंग पोस्चर है वाइल यूजिंग लैपटॉप और सेल फोन्स या आप टीवी भी देख रहे हैं, तो उसमें आप कोशिश ये करें कि आपकी जो बैक नेक का जो मसल है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, आप उसको स्ट्रेट रखें। आप बैठने के लिए, काम करने के लिए आप जो है वो बेड का इस्तेमाल नहीं करें, आप डाइनिंग चेयर का यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल पे बैठ के या स्टडी टेबल पे या कंप्यूटर टेबल पे, जिस पे आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहे, और जितना ज़्यादा चेयर की जो बैक रेस्ट आप उसको पीछे करेंगे उतना ज़्यादा स्पाइन पर लोड बढ़ेगा, आपके लोअर बैक के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो बेड पे बैठ के लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आदत है, नॉर्मली हमारे लोगों की आदत है ये। तो उसी तरह ही जब आप कोई भी टीवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई भी एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, तो हमारी आदत होती है कि टांगें सीधी करके और बेड की सर के पीछे तकिया रख के, और गर्दन आधी मुड़ी भी होती है आपकी, और जब सीरियल ख़त्म होने से पहले तक आपकी गर्दन में शदीद दर्द शुरू हो चुका होता है, जो कि सोने से भी ठीक नहीं होता। तो उसमें फिर जब आप सुबह उठते हैं तो तब भी आप लेथार्जिक होते हैं, क्योंकि आपकी जो बैक नेक के मसल हैं उनकी सर्कुलेशन ड्रॉप लेवल पे आ चुकी होती है, जिसकी वजह से आपके सर में पिछले हिस्से में शदीद दर्द रहता है। तो उसका जो बेस्ट वे है, या तो अपना पिलो जो है आपका वो आपके शोल्डर लेवल के, शोल्डर साइज़ के बराबर होना चाहिए, इससे ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, इससे नीचा भी नहीं होना चाहिए। सही। अगर आपको थोड़ा सा ऊंचा करने की आदत है तो आप अपने उसी हाथ को जिस करवट पे आप सोए हैं, आप तकिए के नीचे से पीछे की तरफ गुजार दें आप, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन ड्रॉप नहीं हो। ठीक। और दूसरी चीज़ ये, वाइल यूजिंग लैपटॉप, आप जब सामने बैठे हुए उसके, तो अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपने वहाँ पे स्पेंड करना है, तो आप कोशिश करें कि उस 20 मिनट के बाद आप किसी को नहीं बोलें कि मुझे पानी ला के दो, खुद उठ के थोड़ी सी ज़हमत करें और पानी जाके पी के, ताकि आपको 10 कदम चलने का मौका मिल जाए। ये ऑफिस में भी ये रुझान है, बात पहले भी मैं एक दफ़ा रिमाइंड करवा चुका हूँ कि आप अपने ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, तो आपने इवन कि अगर आपको पता है कि मैंने यार यहाँ पे 8 घंटे बैठना है, तो उन 8 घंटों में हर 40 मिनट बाद आप उठ के डिस्पेंसर तक जाएँ, वापस आएँ, और कोशिश करें कि ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करें। जो है ना, नॉर्मल लाइफ में भी आप नॉर्मल टेम्परेचर वाटर का यूज़ करें, ताकि उसका सिर्फ एडवर्स इफेक्ट ये है कि वो आपकी डाइजेस्टिविटी को स्लो भी करता है। आपके जॉइंट्स की पेन का सबसे बड़ा फैक्टर है वो जो है आपका फिजी ड्रिंक्स को भी ठंडा करके पीना, पानी को भी ठंडा करके पीना, जो आदत है हम पाकिस्तानियों की जिस तरह। तो ये बड़ा गलत अमल है आपके जॉइंट्स और मसल की पेन के हवाले से जो है। सही। और दूसरी बात ये, जब आप लोग इवन के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली भी अगर आप कोई उसके ऊपर गेमिंग नहीं कर रहे, कुछ भी नॉर्मली भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं मैसेजिंग के लिए या फिर कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए, तो आपको फ़ोन को अपने हाथ को थोड़ी ज़हमत दे के ऊपर कर लेना चाहिए, बजाय कि इसके आप अपना 15 kg का ब्रेन जो है वो नीचे गिरा के अपनी स्पाइन के वर्टिब्रल्स को ओपन करें,
तो वो भी एक पेन का सबब बनता है लॉन्ग और रन के अक्सर लिए। लोगों को हम देखते हैं, इवन बाज़ औक़ात हम खुद भी ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि लेट के हम जो है सेल फोन यूज़ कर रहे होते हैं, ये किस कदर नुकसानदेह है? ये इसका सबसे एडवर्स इफेक्ट तो आपकी आई साइट पे भी पड़ता है, क्योंकि जब आप लेटे हुए हैं और आंखों से मज़ीद काम ले रहे हैं और आपके जो जिसको आप कहते हैं कि मतलब मेमोरी सेल्स जो हैं आपके, जो हाफ ऑफ द ब्रेन पीछे वाली साइड में होते हैं, वो आपके व्यू साइड को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी आंख, जो आपका कॉर्निया है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको मज़े की बात है, सेलफोन यूज़ करते करते अगर आपको नींद भी आ जाती है तो उसमें मुंह टूटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने यहीं पे रख के यूज़ करना होता है उसको। तो सोते सोते हाथ से छूटेगा तो या तो आँख पे लगेगा या नाक पे लगेगा। तो बेहतर यही है कि आप उस वक्त फ़ोन ना यूज़ करें। अगर आप कुछ सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो हेडफोन्स का यूज़ कर लें, लेकिन लेटने वाली पोजीशन पे फ़ोन यूज़ करना और टीवी को ऐसी पोजीशन से देखना कि आपका जो कॉलम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो एक गलत अमल है। डेफिनेटली वो आपकी सेहत को नुकसान दे रहा है रादर देन कि आपको कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसी पर हम डिस्कशन करें कि इत्तेदाल पसंदी कितनी ज़रूरी है और इससे सेहत को क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। इसके साथ साथ हमारे मौशी मसाइल का हल भी है ये। तो सनाउल्लाह साहब, इस टॉपिक से रेलिवेंट क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मुझे आज खुशी ये हो रही है कि आज ने दोनों टॉपिक आपने ऐसे रखे हैं जैसे मेरे ऊपर बिल्कुल फिट हो रहे हैं। क्या बात है, वाह। ठीक है, ये पहले वाला टॉपिक भी, अभी दूसरे वाला भी आपने बिल्कुल फिट कर दिया है। मैं आजकल जो मेरी कंपेन चल रही है शुगरी ड्रिंक और तंबाकू के बारे में, मैंने आपको बताया कि शुगरी ड्रिंक जो है ये तकरीबन कोई 2 अरब की हम शुगरी ड्रिंक जो है ना वो साल में पी जाते हैं। इसी तरह अगर तंबाकू की बात की जाए तो तंबाकू नोशी इतनी ज़्यादा है कि 2 अरब का जो है ना वो तंबाकू हम जो है ना वो हर साल पी जाते हैं। एवरेज हमने निकाली, पिछले दिनों एक सर्वे किया कि एक कॉमन मैन, एक जो सस्ता सिगरेट पीने वाला है, तंबाकू पीने वाला है, या एक नॉर्मल आदमी है, वो 4000 का जो है ना वो तंबाकू पी जाता है एक महीने में। ठीक है। और ख़ास तौर पे फिर हम जो है ना वो बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। पहले भी बात हुई कि बच्चे हमारे जो है ना वो हमें देख के एज ए फैशन तंबाकू भी लेते हैं और वो जो है शुगरी ड्रिंक भी हमें देख के ये कोई अच्छी चीज़ है, जो बड़े ले रहे हैं हमने भी लेनी है, उनकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू एक जो वो स्मोकर है उसकी थोड़ी, चलो मैं उसको विक्टिम समझता हूँ, उसकी मजबूरी हो गई है, उसकी निकोटीन जो है ना उसको वो हो गया है तो उसने लेनी है। बच्चों की क्या ज़रूरत है कि बच्चों को हम जो है ना वो उस पर लगाया हुआ है। बच्चे सिर्फ वो शौकियत देखते हैं, मेरे वालिद अगर पी रहे हैं, मेरे मामू पी रहे हैं तो मुझे भी जो है ना लेनी है, वो अच्छी चीज़ होगी। तो मैं जो आपकी जो है ना वो उसकी बात कर रहा हूँ, इससे एक तो सेहत ख़राब हो रही है, हमारे बच्चों की सेहत ख़राब हो रही है, बड़ों की सेहत ख़राब, बहुत सारी बीमारियों की वजह जो है वो शुगरी ड्रिंक और तंबाकू नोशी है। बच्चों में भी खास तौर पे, पहले मेरे पास जो है ना वो लोग आते हैं, पहले ये बीमारी जो दिल की बीमारियां ये समझी जाती थी बूढ़ों की और अमीर लोगों की, खाने पीने वालों। आज मेरे पास जो है ना वो बच्चे आ रहे हैं, मैं पिछले 2 साल में तकरीबन 200 बच्चों के, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उनके वालिदैन तो उनके ऑपरेशन करवा रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे पास जो आए हैं 200 बच्चों का मैंने जो है ना वो ऑपरेशन करवाया, जिसकी एवरेज जो है वो 5 से 6 लाख रुपया एवरेज है। उनके वालिदैन के पास जो है ना वो नहीं है, किराया भी नहीं है आने के लिए। बाकी लोग जो है ना अभी लाइन में लगे हुए हैं, तो बाकी जो खुद करवा रहे हैं उनकी जो है ना वो मिसाल नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इन्हीं की जो है ना वजह से हो रही हैं, ये चीज़ों की वजह से। अगर हम इनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, एक तो हम हमारी सेहत बेहतर होगी, दूसरा मैं ये बताता हूँ कि वो एक बंदे की मैंने मिसाल दी है कि 4000 रुपया अगर वो अपने बच्चों पे लगा दे, उसको फ्रूट लेके दे देगा, बच्चे को किसी अच्छे स्कूल खुद फ्रूट खा ले, बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा दे, बच्चे की कोई ज़रूरत की चीज़ जो है ना ले दे, वो कर सकता है। मैं साथ साथ ये भी बताऊँ कि ये फिर जो है ना वो हमें कहा जाता है कि ये चीज़ें जो है ना ये रेवेन्यू का जो है ना वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। मैं इस पे जो है ना काफ़ी स्टडी की, जो तंबाकू जो वो है इसके जो रेवेन्यू हमें मिलता है वो तकरीबन कोई 90 अरब के करीब जो है ना रेवेन्यू मिलता है। इस रिलेटेड बीमारियों से जो गवर्नमेंट का खर्चा आता है वो 200 अरब जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो तकरीबन 200 अरब जो है ना वो खर्चा तकरीबन पहुंच गया है इन रिलेटेड बीमारियों से। आप क्या रेवेन्यू लेके मौत खरीद रहे हैं हम जो है ना 90,000 लेकर हम लोगों को मौत दे रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट का खर्चा है ना, जो 2 अरब के करीब जो है ना वो पहुंच रहा है उस, तो ये तो गवर्नमेंट का है। इसके अलावा मेरी मिजरी जो है, मेरे साथी जो है उनकी तकलीफ जो उसकी कीमत है कोई। इसके अलावा 5000 लोग जो है वो डेली हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनकी तकलीफ का कोई अंदाजा है, उनके कोई पैसों की कीमत है। इसके अलावा 450 लोग डेली जो है ना वो मर रहे हैं इन तंबाकू की बीमारियों की वजह। क्या वो 90,000 मुझे चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए 90,000, जिसको 90 जो है ना वो 90 अरब
अरब लेके 200 अरब जो है ना उसके ऊपर खर्चा कर देते हैं, जो है ना ये मुझे चाहिए ये चीज़ें, ये मुझे जो है ना ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। और इनको हमें जो है ना वो कंट्रोल करना चाहिए, और इससे हमारी सेहत भी बेहतर होगी, हमारा बजट भी बेहतर होगा, गवर्नमेंट का बजट भी बेहतर होगा, गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर जो है ना वो बेहतर जो है ना चीज़ मिलेगी। सोचना चाहिए, बिल्कुल जी सोचना चाहिए। और आजकल मैं एक और जो है ना वो लाना शुरू हो गई, और इसका भी जवाब दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है ना वो एक डिसीजन दिया हुआ है कि वेपिंग जो है इसको वो इसका की इंपोर्ट पे भी पाबंदी है। और सारी आजकल हमारे दिनों में, यानी मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ये जो ई सिगरेट का रवाज जो है ना शुरू हो गया, और कुछ लोगों को मिसगाइड करते हैं, कहते हैं जी ये दूसरे सिगरेट की निस्बत जो है ना ये सस्ता है, जो है ना वो बेहतर है, अच्छा है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ आज कि इसके ऊपर तकरीबन 100 स्टडी हैं, मुख्तलिफ जो है ना यूनिवर्सिटी की स्टडीज हैं, ये नॉर्मल सिगरेट की निस्बत, नॉर्मल स्मोकिंग की निस्बत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। आपके वाइट सेल जो है इमीडिएट ख़त्म कर देता है, बच्चों का जो ब्रेन सिस्टम है इसको ये जो है ना ख़त्म कर देता है, बच्चों की वो जो है वो इसकी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है ब्रेन की जो है ना। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट को जो है ना इसमें इस दफ़ा भी 41 मुल्कों ने दुनिया में इसके ऊपर बैन किया हुआ है, और पाकिस्तान इसको इस दफ़ा जो गलती की है, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से जो है ना बड़ी मोहब्बत भी करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे लोग उनको मिसगाइड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर आर्डर किया हुआ है कि जी ये बैन होगा, 41 मुल्कों ने उसको बैन कर दिया है, हमारे लोगों ने क्या किया है उसको ये, और ये जवाब ये दिया है इससे हमें रेवेन्यू आएगा। इस साल बजट में उसको रेगुलाइज करने की कोशिश की गई है, 25% उसके ऊपर टैक्स लगा के। जब आप किसी चीज पे टैक्स देंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये मैं टैक्स दे रहा हूं, मेरा तो लीगल हक है कि मैं इसको बेचूं, बिल्कुल मैं इसको बेचने का मुझे हक है, मैं टैक्स दे रहा हूं। तो जो 25% टैक्स लगा, उसका जवाब ये दिया गया, पिछले दिनों मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नेशनल प्रेस क्लब में, जवाब दिया गया कि ये 25% टैक्स से इतना हमें रेवेन्यू आएगा। मेरे भाई, मैंने कहा कि मेरे भाई मैंने आपको एक कैलकुलेशन दिया है कि शुगरी ड्रिंक के ऊपर आपका जो टैक्स जो आपने नाफज किया हुआ है, लगाया हुआ है शुगरी ड्रिंक के ऊपर, वो नाफज कर दें, जो तंबाकू के ऊपर लगाया हुआ है वो नाफज कर दें, आपको 50 से 55 अरब रुपए रेवेन्यू मिल जाएगा। इससे रेवेन्यू ना लें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बातें जो है ना वो हमारी समझ में नहीं आती। तो वो बात मैंने कहा, बड़ी खुशी हो रही थी कि आज आप मेरे टॉपिक पे बात कर रही हैं, मुझे कह रही है कि इससे हम जो है ना खुद भी बच सकते हैं, हमारा बजट भी बेहतर हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम शऊर उजागर करें, उसके लिए एफर्ट करें कि इंडिविजुअल लेवल पे हमने शऊर उजागर करना है। अब ये शऊर कैसे उजागर कर सकते हैं कि हम अपनी सेहत को भी बचा लें, अपने माशी मसाइल का हल भी निकालें। हमें देखें, जहाँ तक शऊर की बात है, हम में से हर एक को अपना रोल प्ले करना बड़ा ज़रूरी है। डेफिनेटली इशू यही है कि हमारे माशरे में आगाही जो अवेयरनेस है, एक तो उसका फुकदान है। अच्छा, जिनके पास अवेयरनेस है, आगाही है, वो फिर उस तरह से अपना एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे माशरे में। सही। अब हमारा मज़हब इतना स्ट्रॉन्ग है, कुरान शरीफ का गाइडिंग प्रिंसिपल है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधी राह पे चलो। दैट मीन्स डोंट मूव ऑन राइट और लेफ्ट, गो स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब ये है कि जो आपने इत्तेदाल ज़िंदगी में लेकर आना है, उस इत्तेदाल को लाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली इत्तेदाल जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि हमने लाइफ को बैलेंस करके चलना है। इत्तेदाल एक बहुत हमा जहती लफ्ज़ है, जिसमें एक रिश्तों में इत्तेदाल, माशरे में इत्तेदाल, इंसानी रवैयों में इत्तेदाल, यकीनन खाने पीने में इत्तेदाल, उठने बैठने जागने सोने में इत्तेदाल। अब इसको हम इत्तेदाल को कैसे, इसका जो असर व रसूख है माशरे में कैसे बढ़ाएं। हमारे टीचर्स जो हैं उनको अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। हमारी जो बेसिक नर्सरीज़ हैं बच्चों को बढ़ाने की, जो घर हैं हमारे, उनके जो ख़ास तौर से माँ का जो रोल है, माँ का रोल बहुत कलीदी किरदार है। यकीनन यकीनन जो माएँ बच्चों को एक रूटीन के साथ ज़िंदगी गुजारने की तरबियत शुरू में नहीं देती हैं, उनके बच्चे आम तौर पे एक इनडिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारने के आदी हो जाते हैं। बिल्कुल, उसके लिए माँओं को मेहनत करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली अब हम यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, स्कूल्स में आते हैं, टीचर जो है एक रोल मॉडल होता है। डेफिनेटली मैं अगर अपनी मिसाल दूं, अगर पूरी दुनिया एक 6 या 7 साल के बच्चे को एक बात कहे, वो नहीं करेगा, वो टीचर जिसके साथ क्लास रूम में अटैच्ड है, वो एक दफ़ा उसके कान में बात डाल दे, बेटा आपने ये नहीं करनी,
آپ یقین کریں وہ پوری دنیا سے لڑ جائے گا کہ میری ٹیچر نے مجھے منع کیا. وہ اپنے پیرنٹس کو بھی کہے گا کہ مجھے تو یہ بات ٹیچر نے کہی ہے اس لیے یہ صحیح ہے. ایگزیکٹلی. تو اب چیز یہی ہے کہ بیسیکلی ہم صرف یہی ایشو نہیں، بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے پاس معاشرے میں. جو لٹر کرنے کا رجحان ہے، ہر طرف کچرا پھینکنے کا رجحان ہے، غلط ڈرائیونگ کرنے کا رجحان ہے، غلط طریقے سے بات چیت کرنے کا رجحان ہے، اور دوسری تیسری جو برائیاں ہیں، اس کا واحد حل یہی ہے کہ رائٹ فرام دا بگننگ ہم اسکول لیول کے اوپر، نرسری سے لے کے پرائمری لیول تک بچوں پہ فوکس کریں تھرو دیئر ٹیچرس کو پہلے ٹرین کریں، ٹیچرس کو پہلے اس چیز کا ہم عادی بنائیں، پیرنٹس کو ہم اس کی اویئرنیس دیں، پیرنٹس کو کہیں کہ بھئی پیرنٹس کے پاس پورے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہو کہ بچوں کو کیسے انہوں نے شروع میں تربیت کرنی ہے. اب جس طرح ایسے ہی ہے کہ ایک فادر گھر پہ بیٹھ کے بچے کے سامنے اگر سگریٹ پیے گا اور اپنے بچے کو کہے گا کہ بیٹا یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت بری چیز ہے، آپ نے اس کے نزدیک نہیں آنا، میرا نہیں خیال کہ وہ بات بچے کے دل میں گھر کرے گی. کبھی بھی نہیں. ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی نے خود کبھی نماز نہ پڑھی ہو اور بچے سے کہے کہ وہ نماز پڑھے، وہ بچہ جانتا ہی نہیں ہوگا کہ نماز کیا چیز ہے. صحیح. اسی طرح جو ہمارا معاشرے کے بزرگ افراد ہیں، ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے افراد ہیں، تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ معاشرے میں جس جگہ پہ بھی موجود ہوں اپنے ارد گرد کے ماحول کو متاثر کریں، اپنی جو بات ہے لوگوں تک کنوے کریں. میں اس کی ایسی مثال دوں گا کہ آج کل کووڈ-19 کے دور میں آپ ایک دکان پہ جا رہے ہیں، ایک مال میں جا رہے ہیں، اگر آپ نے خود ماسک لگایا ہوا ہے، اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، سینیٹائز کیا ہوا ہے، تو ایسا کوئی شخص جو بغیر ماسک ہے، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو بڑے پیار سے ایجوکیٹ کریں کہ یار یہ جو ماسک لگانا ہے یہ آپ کی مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، آپ ماسک لگا کے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سیف کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے بہت عرصے سے اپنی دیکھ والی جو صورتحال ہے اس میں ہم آ گئے. ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو سیف رکھیں، دوسرے ہمارا ہیڈک نہیں ہے. بالکل. اور یہاں سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ رویوں میں اور اپنے مزاج میں بھی اعتدال لانا بہت ضروری ہے، اور ہم نے ہر ایک کی پرواہ کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم دوسروں کی پرواہ کریں گے تو ہماری جو پرواہ ہے آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے. بالکل. میں ایک صبح بہت زبردست، بلکہ رات کی بات ہے، بہت زبردست ایک چیز پڑھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ اگر انسان دن بھر کی لائف میں ہر دوسرے شخص کے حوالے سے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین فرما، مطلب واٹس ایور ہی اور شی از ڈوئنگ اور آسکنگ فار، اس میں بہتر سے بہتر اس کو عطا فرما. تو آپ کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. واہ کیا بات. دوسروں کے لیے جو آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا اس شخص کا کہ یہ اتنا کنسرنڈ ہے میری بنائی ہوئی مخلوق کے لیے کہ ان کے لیے دن رات دعائیں کر رہا ہے، تو میں اس کی ہر ضرورت بغیر مانگے بھی پوری کروں گا. ماشاءاللہ کیا بات. تو چیز یہی ہے کہ ہمیں سے ہر شخص کو ہر جگہ پہ ہر کردار میں، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو، شوہر ہو، کوئی اور رول ہے، اس میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے سمجھنا بھی ہے اور اعتدال بھی لانا ہے. مزید بھی اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں.